हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर देव अवस्थी और आज से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम में कहीं भी इससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसका मेन काम होता है आपके दिमाग में फिजिक्स के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप करना और साथ ही साथ आप जो 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ेंगे, जो भी आप दुनिया भर की फिजिक्स पढ़ेंगे उस सब का एक ओवरव्यू है, एक झलक आपको देखने को मिलती है यहाँ पे फिजिक्स की इस चैप्टर में। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, फिजिसिस्ट के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कौन सा लॉ उन्होंने दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज फिजिक्स। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। क्लास 11th है आपकी, चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। चलिए तो बात करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स को लिया गया है, ये जो मैं लिख रहा हूं कुछ भी है चिंगी पुंगी पोंपो, इसको आप समझिएगा। और इसका मतलब है फ्यूसिस, ये आपका लिया गया है फ्यूसिस से। फ्यूसिस आपका ग्रीक वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड है, ये आपकी 15th सेंचुरी की बात है, 15th सेंचुरी की। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, वो सब आपका फिजिक्स है, वो सारा कुछ फिजिक्स है जो भी आप नेचर में देख पा रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपको समझाऊं, ये धूप निकल रही है, ये हमारा फैन चल रहा है, लाइट है, या फिर रेनबो का फॉर्मेशन है, बारिश हो रही है, कुछ भी है, या हमें कुछ प्रिडिक्शन करना है, मान लो कल बारिश होगी, तो ये सारा कुछ हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं फिजिक्स को। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आपके दिमाग में आइडिया या बात आ रही होगी कि सर इसको डिफाइन कैसे करना है। तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, फिजिक्स इज द ब्रांच। फिजिक्स जो है वो ब्रांच है, और किस चीज की ब्रांच है, ब्रांच है ये आपकी साइंस की। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं फिजिक्स इज नेचर, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच, जो डील करती है, किसके साथ डील करती है, विच डील्स विद द नेचर, जो नेचर के साथ डील करे, और साथ ही साथ किसके साथ, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, जितना भी नेचुरल फिनोमेना है उन सब की हम बात करते हैं किसमें, फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में उसकी बात करेंगे। वैसे बहुत सारी इसकी भी फिजिक्स को भी आगे फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिजिक्स जो है वो आपकी बेसिकली दो प्रिंसिपल पे या दो मेन क्वेस्ट हैं इसके, जिन पे ये बेस्ड है। पहला है आपका यूनिफिकेशन और सेकंड है रिडक्शनिज्म। पहले मैं बताता हूं, पहले एडजस्ट कर लूं ब्राइटनेस, फिर बताता हूं क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिफिकेशन के बारे में। तो यूनिफिकेशन क्या है, मान लो आपको एक लॉ दे दिया जाए, ठीक है, उस लॉ से आपको दुनिया भर की जो घटनाएं हैं, आपको दिमाग में ये रखना है कि आपको कुछ लॉ या कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, उनके बेसिस पे आपको मोस्ट जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने कॉन्सेप्ट या फिर जो नेचुरल फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि मैं बात करूं अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपसे क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं इस यूनिवर्स में, उनके कुछ मासेस हैं, मान लिया m1 m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो डायरेक्टली होगा इनके प्रोडक्ट के मासेस के और इनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इनके डायरेक्टली, इनके इनवर्सली। अब यहाँ पे इसका क्या है, इसी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कौन सा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन के सिर पे जो सेब गिरा था, हाँ बिल्कुल सेब गिरा था, तो जो सेब गिरा था उसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी पे बेस्ड। या फिर जो मून है, मून अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसी लॉ से। या फिर दो बॉडीज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं नहीं, ये स्पेशल दो, मान लो अब आप ट्रेन में हैं तब कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और आपके साथ में कोई शख्स बैठी है, जो भी है,
अब डिपेंड करेगा आपका। तो ये अगर एंटी है तो कुछ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, वैसे थोड़ा कम लगेगा। यानी कि हर बॉडी, ये जैसे मेरा मार्कर है तो मार्कर क्या कर रहा है, बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दो बॉडीज, इस फिनोमेना को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से हम यूनिफाई कर रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन फिजिक्स अटेम्प्ट इज मैड, एक अटेम्प्ट मैड किया जाता है, बनाया जाता है, मैड टू एक्सप्लेन a number of natural phenomenon on the basis of few laws and concept या few concepts and laws। ठीक है, कुछ concepts के या फिर नियमों के आधार पर लॉज बहुत टाइप के। एग्जाम्पल की बात करें तो कंजर्वेशन, या सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला ही चिपका देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम किस किस को एक्सप्लेन करेंगे, पहला तो हमारा हो जाएगा फॉलिंग ऑफ एप्पल। कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है, हम एप्पल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों के जहन में, दिमाग में क्या रहता है, न्यूटन। भैया न्यूटन, बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं आजकल कि अगर सेब की बजाय पेड़ गिरता तो क्या होता, भैया अगर पेड़ गिर जाता तो क्या होता, चोट लगती, अस्पताल में भर्ती होता, हो सकता कुछ बड़ा करता। चलिए, तो फॉलिंग ऑफ एप्पल, बच्चे कहते हैं अक्सर कि अगर पेड़ गिर जाता न्यूटन के सिर पे तो ये हो जाता, वो हो जाता, कुछ नहीं होता, झंडे ऊंचे होने वाले नहीं थे, वो वैसा वैसा ही रहता। हो सकता है वो जो छोटा सा लॉ है इसको बहुत लंबा कर देता वो। चलिए, तो फॉलिंग ऑफ एप्पल, रिवॉल्विंग ऑफ मून, मून की रिवॉल्विंग, और किसके अराउंड, अराउंड मून किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, ये आपका अर्थ के अराउंड। ठीक है, और अगले की हम बात करें तो अगला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, मैं इतने को रफ कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल और हम लोग किसका लेंगे, अभी पिछला वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो लिया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपका एक कॉन्सेप्ट है, और इस पर हम कौन कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करेंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन, पहला आपका आ जाएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ आप पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड है। और बर्नौलिस थ्योरम, ये आप 11th में ही पढ़ेंगे। बर्नौलिस थ्योरम ये आपकी फ्लूइड के लिए होती है, इसको पढ़ेंगे। और किरचॉफ का सेकेंड लॉ, ये भी आप पढ़ेंगे कहाँ, ये 12th, ये भी आपकी 12th में है, ये भी है 12th में, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो ये सभी किस पे डिपेंड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड है। इसके बाद में अगला टॉपिक, और हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने स्टीफन हॉकिंग के बारे में सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग ने बुक लिखी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उनका ये मानना था कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं उन सबको एक कॉन्सेप्ट के या एक लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। हालांकि वो अलग बात है कि उनकी जो कहानी थी वो अधूरी रह गई, बीच में अधूरी छूट गई। चलिए और बात करते हैं मैक्सवेल के। मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी और इन्होंने कोशिश की इलेक्ट्रो डायनामिक्स और आपकी मैग्नेटिज्म, सबको उन 4 इक्वेशन के बेसिस पे पूरा सारा कुछ निपटाने की। अगला टॉपिक है आपका रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म क्या है, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 आपके प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स के। एक आपके कौन सा था जो पिछला वाला मैंने बताया, यूनिफिकेशन यानी कि यूनिफाई करना। तो यूनिफाई में क्या कर रहे थे, एक के बेसिस पे एक लॉ या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, उससे कई सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे रिडक्शनिज्म क्या है, आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उसमें, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट्स में। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि मैंने ये मार्कर थ्रो किया, दीवार में लगा और दीवार में लगा तो दीवार के अंदर चला गया, दीवार के अंदर धंस गया। अभी इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो पहले हम देखेंगे यहाँ से कितनी स्पीड से गया, फिर टकराया, कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, कितनी एनर्जी उस बॉल को गई, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहीं ना कहीं हमें उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ता है। चलिए तो क्या लिखेंगे, इन फिजिक्स अनदर अटेम्प्ट
is made to explain मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़ी, मैक्रो माइक्रो समझते होंगे आप लोग, तो मैक्रो का मतलब है बहुत बड़ी। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास सिस्टम है एसी जनरेटर, आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ये एसी जनरेटर है। ठीक है, एसी जनरेटर है। अब एसी जनरेटर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, तो हम इसमें क्या क्या देख लेंगे, मैग्नेट का काम देख लेंगे कि मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेट के बारे में पढ़ लेंगे, कार्बन ब्रश के बारे में पढ़ लेंगे, कार्बन ब्रशेस के बारे में, इनका क्या काम होता है। और इसके साथ साथ ये में हमारे लिए फायदेमंद क्या रहेंगे कि जब हम किसी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे तब हमारे लिए फायदेमंद रहेंगे। कार्बन ब्रश, फिर आपका आता है स्लिप रिंग्स। ठीक है, स्लिप रिंग्स का क्या वर्क है। और फोर्थ में जो हमारे पास कॉइल है या फिर आर्मेचर कॉइल है, उसका क्या यूज है या फिर उसका क्या प्रिंसिपल है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को करके बड़ी प्रॉब्लम्स में पहुंच जाते हैं। या फिर आपने मान लिया कि कोई एक आपके पास एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा कहीं जाके टकराया, उसके बाद में उसका क्या इफेक्ट पड़ा। मैं एक बार लाइट एडजस्ट कर लूं। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या है। ये एक तरह से एक अप्रोच है या कुछ स्टेप्स हैं जिनको कोई भी साइंटिफिक फॉलो करता है किसी भी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करने में। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम, साइंटिफिक मेथड। तो इट इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच used by a scientist to study the natural phenomena। ठीक है, टू स्टडी द नेचुरल फिनोमेना। हम क्या करेंगे, नेचुरल फिनोमेना को, किसी भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कोई लॉ जो है वो बनाएंगे, नियम बनाएंगे। एंड जब हमने कोई नेचुरल फिनोमेना डेवलप कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, एक लॉ जो है वो बनाएंगे। तो एंड स्टेब्लिश करेंगे, स्टेब्लिशिंग लॉज दैट गवर्न्स, जो चलाए, क्या चलाए, उस नेचुरल फिनोमेना को, दैट गवर्न्स द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, अभी बताते हैं, पूरा अच्छे समझाते हैं क्या होता है। क्या है, मान लो मैं साइंटिस्ट हूं, अब मैं डेली देख रहा हूं कि हमारे मोहल्ले से या हमारे गांव से एक नदी बह रही है, तो वो आपकी हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रही है। नदी का फ्लो कैसा है, लेफ्ट टू राइट है। मेरे दिमाग में डेली यही आइडिया आ रहा है कि ये आपकी जो नदी है वो लेफ्ट टू राइट ही क्यों जा रही है। मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करूंगा। मैं देखूंगा, डेली देख रहा हूं, डेली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि शायद भैया कभी ये राइट से लेफ्ट हो जाए, कभी नहीं हो रही है। फिर मैं लैब में आया, लैब में मैं क्या करूंगा, देखो फिजिक्स खाली वही नहीं है जो आप पढ़ते हैं, फिजिक्स सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो लैब गए, लैब में मैंने चेक किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब लेके हम क्या करेंगे, उसमें पानी का फ्लो बहाएंगे। ठीक है, पानी को फ्लो करवाएंगे। तो जब पानी को फ्लो करवा रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पानी आपका लेफ्ट टू राइट कब जा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है उसकी हाइट आपकी कितनी रखनी पड़ेगी, ज़्यादा। हाइट ज्यादा रख के देखेंगे, हाइट कम रख के देखेंगे। पहले मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद में मैंने क्या किया, लैब में ले जाके एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स कौन कौन से यूज होंगे, पहला स्टेप होता है आपका ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। मैं लैब में गया, मैंने कभी इसको ऊपर किया, कभी इसको ऊपर किया, फिर देखा कि कब पानी आपका
कब वाटर जो है वो आपका फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। देन मैंने मेरे दिमाग में आइडिया क्या है, भैया अगर ये लेफ्ट टू राइट से फ्लो करवाना है, जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड की जो हाइट है वो ऊंची होनी चाहिए, वाटर आपका या फिर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हाइट ज्यादा होनी चाहिए, एनर्जी। तो थर्ड में मेरे दिमाग में एक क्वालिटी आई, क्वालिटी रीजनिंग डेवलप हुई, और वो रीजनिंग कैसी थी, वो आपकी क्वालिटेटिव थी। ठीक है, क्वालिटेटिव रीजनिंग डेवलप हुई कि अगर मुझे इसमें से फ्लो करवाना है तो इधर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, पानी जो है वो आपका हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो करता है। फिर फोर्थ वाला क्या हो जाएगा स्टेप, मैंने इसे देखा, फिर मैंने कहा कितना ऊंचा किया जाए तब ये कैसे फ्लो होगा। तो ये एक क्वांटिटिव रीजनिंग दिमाग में डेवलप हुई कि हाँ क्वांटिटी कितनी रखी जाए। तो इस सब को करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया। ठीक है, जब मुझे जरूरत पड़ी मैंने क्या किया, फॉर्मूला डेवलप किया। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला मॉडलिंग होगी। अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मॉडलिंग। और 6 में फॉर्मूला मॉडलिंग या फिर हम कह सकते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, इसे आप मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कह सकते हैं, वो भी गलत नहीं है कि हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, कब कैसा किस माहौल में सही है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अब ये ऐसा हो जाएगा। जैसे जो भी मौसम विभाग है या गूगल मैप है, गूगल मैप आपका प्रिडिक्ट करता है आप कब कितनी स्पीड से जा रहे हैं, आगे कितना क्राउड है। ये सब कौन सा चक्कर है, ये सब फिजिक्स का ही है, पहले से ही प्रिडिक्शन बता देते हैं कि हाँ ऐसा होगा। और अगला आता है आपका, हम उस लॉ को फिर से क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। हो सकता है वेरीफाई हो जाए या फिर फॉल्सिफिकेशन हो जाए। फॉल्सिफिकेशन यानी कि फॉल्स हो जाए, जैसे कि न्यूटन ने बताया था साउंड की स्पीड इतनी होती है, जबकि उसके बाद में लाप्लास आया, लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया। तो अगर कोई रूल जो है वो फॉल्स है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा कि उसका फिर से करेक्शन होगा। मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपने देखा कि रेनबो का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि आपने देखा रेनबो फॉर्म हुआ। अब इसके बाद में आपने क्या किया, आप तुरंत लैब में आए, आपने पानी का फव्वारा बनाया, उसके बाद में उस पर सनलाइट को फॉल करवाया। ठीक है, आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंड केस में आपने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, आपने क्या देखा कि जब भी आपकी जो सनलाइट है वो उस पर फॉल हो रही है तो फिर वो आपकी 7 कलर्स में डिवाइड हो रही है। आपके दिमाग में क्वालिटेटिव आइडिया क्या आया, रीजनिंग क्या बनी, आपने ये मान लिया, आपने ये माना कि सन जो है उसके पास पहले से ही 7 कलर्स हैं। चौथे में क्वालिटेटिव आपने क्या देखा कि ये जो बन रहा है ये आपका तभी बन रहा है जब लाइट का एंगल जो है ह्यूमन आई के साथ वो आपका 42 डिग्री एंगल पे हो। तो ये आपका क्वांटिटी, आपने एक क्वांटिटी बताई। फिर आपका फार्मूला या मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी, फिर आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि हाँ ये तभी हो पाएगा जब एंगल 42 हो। इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, दिन रात के एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा दिन रात हो रहे हो, आप लैब आए, लैब में आपने देखा कि जब इस साइड है तब डे है, जब अर्थ यहाँ पे है आपकी सन यहाँ पे है, जब ये आपकी पीछे आ जाएगी तब आपकी नाइट होगी, यहाँ पे डे है यहाँ नाइट। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उनको साइंटिफिक मेथड में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से प्रूव कर सकते हैं। मैं इतना रफ कर देता हूँ, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स की। मैं रफ कर देता हूँ पहले। तो इसके बाद में है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आप फिजिक्स में क्या क्या। तो फिजिक्स की अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप जो फिजिक्स का है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आप लिख सकते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। ठीक है, फिजिक्स का स्कोप जो है वो कैसा है, बहुत वाइड है, विस्तृत है, इतना वाइड है कि बहुत ज्यादा। लेकिन आपको क्या है, 2 क्लासेस हैं आपके पास, 11th और 12th। इन 2 क्लासेस में आप जितना भी फिजिक्स है उन सबका ओवरव्यू पढ़ लेंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां इन सबको ही एक्सपेंड कर दिया जाएगा। तो 2 तरह से पहले आप सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की। मैक्रोस्कोपिक ही आपकी क्लासिकल मानी जाती है। क्लासिकल मतलब जो पुरानी फिजिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी आपकी हो जाएगी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स या फिर यही हम कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, या फिर यही आपकी है माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। मैक्रोस्कोपिक में इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें आती है आपकी मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें हम लोग बड़ी बॉडीज हैं जो भी आपकी हैवी बॉडी है उनके मोशन की बात करेंगे।
या फिर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इन सब की, या मोशन ऑफ बॉडीज हम कह सकते हैं, ठीक है, सिंपली मोमेंटम और आपका क्या फोर्स, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं मोशन ऑफ बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज, और इन सब की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपको 11th में ही पढ़ना है। और क्या है आपका थर्मोडायनामिक्स। वैसे यहाँ पे बहुत कुछ है, कोलिजन है, रोटेशन है, ये सारा कुछ किस में है, ये सारा कुछ आपका मैकेनिक्स में ही आता है। ग्रेविटेशन है, ये सब किस में आएगा, मैकेनिक्स। इसके बाद में आता है थर्मोडायनामिक्स। और भी बहुत कुछ है, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज, इन सब की प्रॉपर्टीज भी हमें पढ़नी है। ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स की सेकंड बुक में, क्लास 11th में। थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, हीट एनर्जी का चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर और टेम्परेचर की यूनिट्स, हीट इंजन पढ़ना है हमें। और क्या पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर कैसे इनमें हीट, और ट्रांसफर ऑफ हीट में आपने पढ़ रखा होगा साइंस वगैरह में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सारा कुछ आप यहां पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन। इसके बाद में और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे आप ऑप्टिक्स के बारे में, या उससे पहले इलेक्ट्रोडायनामिक्स कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आप चार्ज पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे, और ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा, करंट पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं आप। करंट, ये सब। फिर आता है आपके पास, फिर आती है आपके पास ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं आप, लाइट और रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, मोस्टली कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। और इसके बाद में ये तो आपका रहेगा रिफ्लेक्शन में, मैं ब्राइटनेस एडजस्ट। तो ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, लाइट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन, फिर आपका रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि आपका माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इन सब के बारे में बहुत मजा आने वाला है। 11th और 12th में आप पूरी फिजिक्स, ये दोनों जो आपकी मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ये सारा कुछ आप 11th में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चार्ज, करंट, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, पोटेंशियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, मीटर, वोल्टमीटर, ये सारा कुछ इसी में करेंगे। और इसमें रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद में वेव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वेव, और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं हम इस ऑप्टिक्स में। इसके बाद में बात आती है आपकी माइक्रोस्कोपी की, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स की। तो मॉडरेट फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और जो इनसे पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, कौन सा डिके होगा, कब कौन सा पार्टिकल निकलेगा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बीच की एक ब्रांच रहती है इन दोनों की, इंटरमीडिएट, मेसोस्कोपिक में क्या है, हम 100 से 1000 एटम्स के कॉम्बिनेशन की स्टडी करते हैं। तो आपके लिए दोनों मेन है। ये आपके लास्ट वाले चैप्टर मिलेंगे क्लास 12th फिजिक्स में। तो इतना सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका फिजिक्स का स्कोप आपकी दोनों क्लासेस के लिए, 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। तो आप नोट कर लें इतना। इसके बाद मैं इसको रफ करके आगे चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में जो है वो एक्साइटमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो एक्साइटमेंट होता है वो है, आपने बाहर कुछ देखा, बहुत सारे फिनोमेना, स्काई जो है आपका ब्लू क्यों है, सन जो है वो किस तरह से उसमें 7 कलर्स होते हैं, बहुत सारे हैं। तो पहला तो जब हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, तो इन नेचुरल फिनोमेना, पहला जो है, या फिर आप पूरा लिख लें, आप पूरा कैसे लिखेंगे, इन स्टडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। एनालिसिस करते हैं हम किसी भी, तो इन स्टडी ऑफ नेचुरल, स्टडी एंड अंडरस्टैंड
ऑफ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, जब नेचुरल फिनोमेना को देखेंगे, उसे समझेंगे, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा हमें, यानी कि वो हमारे लिए एक्साइटमेंट डेवलप करता है। सेकंड आता है आपका एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में क्या है, बहुत सारे चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट हैं। जैसे मान लो डे नाइट हो रहा है, तो चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स जो चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, वो भी हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्साइटमेंट। थर्ड आपका क्या है एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट के बाद में आता है इनका एप्लीकेशन। अब मान लो मैंने कुछ भी देखा या फ़ोन वगैरह है, तो इनमें क्या किया, इनकी स्टडी कर करके, या फिर हमारे अंदर कुछ एक्साइटमेंट आया तो फिर हमने उसमें क्या किया, चेंजेस करने की कोशिश की, उसे बड़ा किया, छोटा किया, कुछ भी किया, तो क्या हो जाएगा, या फिर जो भी हमने कुछ पढ़ रखा है उसको हमने अप्लाई कर दिया, तो एप्लीकेशंस। और फोर्थ आता है आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन। क्या होता है इसमें, हम किसी के बारे में ये सब कुछ पढ़ के, या फिर हम कहें कि फिजिक्स को पढ़ के हम कुछ भी फ्यूचर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो जो वेदर फोरकास्टिंग है कि बारिश होगी या नहीं होगी, ये सारा कुछ, या फिर गूगल मैप भी जो है पहले बता देता है आगे कैसा रोड है, कितने किलोमीटर है, तो स्पीड कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कैसे आगे क्या होगा, कब कौन मिलेगा, कैसा क्राउड होगा, तो वो सारा कुछ इसी में आता है। और इसीलिए ये सब क्या बनाता है, ये सब फिजिक्स को और ज़्यादा एक्साइटेड बनाता है। अगला टॉपिक आता है आपका कि जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन किसके बीच का, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का। तो रिलेशन बिटवीन, इसमें तो इनका पहले से कम है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, टेक्नोलॉजी, तो इनका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके बारे में आप 12th में पढ़ेंगे, इनकी वजह से क्या हो सका, इन्होंने हेल्प की है, हेल्प अस इन द कम्युनिकेशन या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन। इनकी वजह से क्या हो सका है, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सका है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन्हीं की वजह से, कोई आप सीरियल देखते हैं, सीरियल में क्या होता है कि ये वेव्स जाती हैं, फिर हमारे सैटेलाइट से रिसीव करके फिर हमारे रिसीवर पे भेज दी जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने हमें बहुत ज़्यादा वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाया है। फिर इसके बाद में अगली बात आती है सेकंड पॉइंट, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा, वो आपने तो खाली ये बता दिया दो बॉडीज के, लेकिन उसका बहुत बड़ा यूज है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प्ड इन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को मैं इसमें थोड़ी सी इनपुट कर लूँ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये वेदर फोरकास्टिंग है या फिर जियोफिजिकल जो सिचुएशन है, कब बारिश होगी, कब कुछ नहीं, क्या होगा, ये सारा कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है। चलिए, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर प्रिडिक्टिंग या वेदर फोरकास्टिंग, जो मौसम की पहले से भविष्यवाणी है, वेदर फोरकास्टिंग, और भी आप लिख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग। थर्ड पॉइंट पे आपका आता है एक्सरे। अगर हम बात करें, हम लोगों ने क्या फिजिक्स में एक्सरेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद में एक्सरेज जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, यूज़ फॉर रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के लिए। और साथ ही साथ अगर आपके कहीं भी फ्रैक्चर है या बोन जो है वो डिसलोकेटेड है, कहीं दूसरी जगह डिसलोकेट हो गई है, तो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। एंड डिटेक्टिंग द फ्रैक्चर्स, डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स इन बोन्स, फ्रैक्चर्स इन बोन्स और डिसलोकेशन ऑफ बोन्स, या फिर बोन्स जो डिसलोकेट हो गई हैं उनको ये क्या करता है, पता लगाता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट अगली बात आती है आपकी थर्मोडायनामिक्स। अब पहले क्या था कि जो इंजन था आपका, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम थी। हम फिजिक्स के पास गए, हमने फिजिक्स में कुछ सीखा, फिर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, और वो कौन सी थी, हीट इंजन की। तो थर्मोडायनामिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है हीट और टेम्परेचर और एनर्जी के चेंजेस। तो थर्मोडायनामिक्स हेल्प, या फिर थर्मोडायनामिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर इन हीट इंजन्स
टू इम्प्रूव देयर हीट इंजन्स टू इम्प्रूव देयर इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है इनपुट हमने दिया है, उसके बेसिस पे आपका आउटपुट कितना मिलेगा। इंजन्स टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ इंजन्स। नेक्स्ट अगली बात आती है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिलिकॉन चिप्स। अब सिलिकॉन चिप्स में क्या किया हमने, सिलिकॉन चिप्स के बारे में पढ़ा या सिलिकॉन चिप्स की स्टडी की। सिलिकॉन चिप्स की स्टडी के बाद में हम लोग कहाँ गए, हम लोग टेक्नोलॉजी के पास गए और सिलिकॉन चिप्स ने ही सेमीकंडक्टर, पहले वाले अगर पुराने ज़माने वाले आप टेलीविज़न देखेंगे तो उनमें बहुत बड़ी सी इस तरह से पूंछ हुआ करती थी, बहुत लंबी चौड़ी, उसमें क्या था ग्लास ट्यूब लगे हुआ करते थे, तो वो सारा कुछ रिमूव हो गया सिलिकॉन चिप्स के बाद में। तो सिलिकॉन चिप्स क्रिएटेड रिवोल्यूशन, इन्होंने एक क्रांति ला दी, रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, टेलीविज़न, इन सब में फील्ड ऑफ कंप्यूटर के फील्ड में क्या किया इन्होंने, रिवोल्यूशन ला दिया। तो और भी बहुत सारे हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी आप कह सकते हैं, टेलीविज़न है। तो जब जब हमें कुछ ज़रूरत पड़ी या फिर हमने किसी नई ब्रांच को पढ़ा तो फिर वहाँ पे हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी बनी और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए हमेशा क्या रही है, फ़ायदेमंद रही है। इतना आप नोट कर लें। इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस की, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके रिमेनिंग फोर्सेस हैं वो इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस से बनाए गए हैं। तो हेडिंग क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो ये आपके बेसिकली 2 टाइप के होंगे, एक आपके होंगे मैक्रोस्कोपिक और एक आपके माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ मैक्रोस्कोपिक जो आपके बड़े लेवल पे लगते हैं, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स में लगेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक बड़े के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कौन कौन आता है मैक्रोस्कोपिक में, यहाँ मैक्रो में, यहाँ माइक्रो में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेंगे। तो यहाँ पे आपके 2 होते हैं, एक आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मैं ब्राइटनेस एडजस्ट कर लूँ, चलिए। तो सबसे पहले इधर वाले फोर्सेस की बात करते हैं। इधर एक आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये आपका क्या होता है, कब लगता है, मान लो आपके पास 2 बॉडीज़ हैं, उनके मासेस, एक का m1 है दूसरे का m2 है, ये सेपरेटेड है डिस्टेंस r से। अब इन 2 बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपसे ये कहता है जितनी भी इस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करेंगे F, और यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे, यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये तो हो गया आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो 2 बॉडीज के बीच में लगता है। ये आपका कैसा है, तो इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, ये आपका कैसा है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इट इज, आप नोट कर लेंगे इसको, इट इज यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड पॉइंट की हम बात करें, ये आपका इनवर्स देख रहे होंगे आप लोग, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इट ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओवेज इनवर्स लाइट, फिर से मुझे ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ेगी। इट ओवेज, इंक फिल करना है इसमें, इंक फिलअप करना है। ठीक है, तो इट ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये आपका क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओवे करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। आप देखते होंगे अर्थ सन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी ये वर्क करता है। ये आपका कैसा है, ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है,
और मान लो अगर दो बॉडीज हैं, इनके पास में कोई एक तीसरी बॉडी और ले आए, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तीसरी बॉडी से अफेक्ट नहीं होगा। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इट डज नॉट या इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ठीक है, कोई दूसरी बॉडी होगी, अदर बॉडीज, तो दूसरी बॉडीज के प्रेजेंस पे ये आपका डिपेंड नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये जो है ये यूनिवर्स में जितने भी फोर्स मौजूद हैं उनमें वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक है, सबसे कमजोर है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपका टीचर अगर बोर्ड पे लिख रहा है तो जो चौक है वो ग्रेविटेशन ये कहता है नीचे आनी चाहिए, लेकिन वो चिपक जाती है बोर्ड से, यानी कि सबसे वीकेस्ट। और इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो इससे स्ट्रॉन्ग होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इट इज वीकेस्ट फोर्स। इसके बाद में आता है, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्ट करता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू बॉडीज। तो ये कैसा है, ये आपका सेंट्रल फोर्स है, तो इट इज सेंट्रल फोर्स। ये आपका कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। और उसके बाद में अगली बात आती है, ये आपका कैसा फोर्स है, तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। तो इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इतना आप लोग नोट कर ले, मैं इसी में चेंज कर दूंगा सेकेंड वाला। ग्रेविटेशन के बाद में जो अगला था वो था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, पहले तो ये समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो है वो है क्या। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, लेकिन वही अगर मूवमेंट हो रहा है तब ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए ब्राइटनेस एडजस्ट है। तो अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो आपकी हो जाएगी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर वहां पे फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका एग्जिस्टेंस कब होता है, जब कोई चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका लगता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में या फिर चार्जेस के बीच में। तो ये क्या है, इट इज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये जो पीछे वाला था ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, अब यहीं पे मैं क्या, कौन सा फोर्स किए दे रहा हूं, तो मैं किए दे रहा हूं यहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो ये चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो यहां पे हो जाएगा Q1 Q2, अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं, और यहां पे कांस्टेंट आपका K आ जाता है, Q1 Q2 रहेगा। चलिए देखो अब सिमिलरिटी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहने दीजिए आप, इसमें सिमिलरिटीज क्या है। पहला तो ये यूनिवर्सल अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन जरूरी नहीं है, ये आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, तो इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों तरह बिहेव करेगा, डिपेंड करेगा चार्ज कैसा है। अगर सेम नेचर का चार्ज है तब वो रिपेल करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अगर सेम नेचर का, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे कि अब बॉय बैठा है गर्ल बैठी है, तो वहां पे दो अपोजिट है, अपोजिट है यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बॉय बॉय है या फिर गर्ल गर्ल है, तो फिर उतना अट्रैक्शन नहीं होता है, आप समझदार हैं फिलहाल। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहां पे आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस हो जाएगा। चार्जेस हो गया, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर ला बिल्कुल करेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, डू नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी या अनदर चार्जेस, ठीक है, दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस पे ये डिपेंड नहीं करेगा। फिर वीक फोर्स, तो ये आपका वीक फोर्स नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्गर है, और कितना स्ट्रॉन्गर है, 10 टू द पावर 38 टाइम्स, 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा ये। तो इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ये कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, 10 टू द पावर 36। सेंट्रल फोर्स है, और ये आपका कैसा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इतना आप नोट कर लें, इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए फिर ये रफ कर देते हैं और इसके बाद में हम लोग करेंगे अगले वाले को। अब मैक्रोस्कोपिक आपका निपट गया, दोनों को मैंने एक साथ ही कर दिया। इसके बाद में हम लोग करेंगे माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस के बारे में। तो माइक्रो में आपके दो आते हैं, एक आपका आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक आपका आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इधर आपका हम क्या करेंगे, इधर करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है।
तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। जो न्यूक्लियन मतलब ये बाइंड करता है, तो इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन या हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स दैट बाइंड्स, जो किसको बांधे रखता है, दैट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे रखता है, जोड़े रखता है, कनेक्ट करता है, वो फोर्स होता है। और ये हाईएस्ट फोर्स होता है, सबसे बड़ा जो नेचर में अब तक का मौजूद है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाएगा, पहली बात तो यही हो जाएगी कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और ये आपका क्या कितना ज्यादा है, तो इट इज 10 to the power 38 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगली कहानी आती है कितनी रेंज तक ये वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपका शॉर्ट रेंज होता है, इसकी रेंज की बात करें, ये आपका कैसा है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये आपकी 0.5 फर्मी या फिर हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -15 तक मीटर तक वर्क करता है। फिर नॉर्मली ये आपका क्या है, बेसिकली ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, बेसिकली इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये आपका कैसा है, अट्रैक्टिव है, लेकिन ये रिपल्सिव हो जाता है, बट इट बिकम्स रिपल्सिव। और ये रिपल्सिव कब हो जाता है, बिकम्स रिपल्सिव जब डिस्टेंस जो है वो कितनी हो, जब आपकी डिस्टेंस हो लेस देन, व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन 10 to the power -15 मीटर। ठीक है, अगला आपका ये कैसा है, पिछला वाला हमने देखा था वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स था, साथ ही साथ वो कैसा था, कंजर्वेटिव होने के साथ साथ आपका सेंट्रल फोर्स था। तो ये आपका नॉट सेंट्रल होता है, ना ही कंजर्वेटिव होता है। मैं यहां लिख दूंगा इट इज नॉट सेंट्रल या नॉन सेंट्रल, सेंट्रल कॉमा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला है आपका, अगले बात कर रहे हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये आपका वो फोर्स है जो जब बीटा डीके होता है तो वहां पे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में लगता है, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में वर्क करता है। तो इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स which acts in beta decay, in beta decay, जो आपका कहाँ वर्क करता है, बीटा डिके में। और किसके बीच में, बिटवीन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो आपका एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, अनचार्ज पार्टिकल होता है, और एक आपका एंटी न्यूट्रिनो, तो इनके बीच में ये वर्क करता है। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, ये आपका वीक होता है, लेकिन ये आपका ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 to the power कितने टाइम्स, तो 10 to the power 2 टाइम्स जो है ग्रेटर होता है। मतलब कितना भी कमजोर हो, कितना भी भले उसका नाम हो, लेकिन ग्रेविटेशनल से वो आपका वीक है, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग है। तो पहली बात तो है ये आपका शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, नॉन सेंट्रल है, नॉन सेंट्रल और कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट। जो पहले वाले दो थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, जो बाद वाले दो हैं उनकी, और नॉन कंजर्वेटिव, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। और ये वाला अगर पीछे वाले को देखें तो ये आपका इनवर्स को फॉलो करता था, लेकिन पावर आपकी कितनी थी, लेस देन 2, ग्रेटर देन 2 नहीं, लेस देन 2 होगी यहाँ पे, पावर जो है वो लेस देन 2 थी। तो नॉन सेंट्रल, नॉन कंजर्वेटिव है। और ये आपका इट इज ग्रेट, ये 10 to the power 2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट कर लें आप लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।